दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 38 नंबर पार्ट जिसकी लगातार सीरीज चला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि टीसीएस हर बार पेपर करवाता है रेलवे का और इस बार भी टीसीएस ही पेपर करवा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है सीरीज, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का या फिर अदर सब्जेक्ट का सेम ही रहता है। आपको बस पैटर्न को समझना होता है कि टीसीएस किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। आज का देखो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। देखो कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रतिरोध को हम किस सिंबल से दर्शाते हैं। तो देखो प्रतिरोध का ये होता है जो सिंबल होता है, याद रखना, ठीक है। अब ये जो होता है दोस्तों, ये होता है बैटरी का, आप जानते होंगे प्लस माइनस होता है, ये होता है शंट का। और ये आप लोग बताइएगा ये किसका जो प्रतीक है वो है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। देखो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो कुल मिला के आपको फार्मूला आना चाहिए बेलन का आयतन का, तो आराम से क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू देखो 22/7 है तो यही हमें लेनी है 22/7। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आर और एच कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई हम एच में कन्वर्ट कर लें, यानी कि हम आर को एच लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमने आर को एच लिख दिया तो एच तो एच स्क्वायर हो जाएगा और एच ये, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर एच, तो देखो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो एच क्यूब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ एच क्यूब, बराबर में इसकी वैल्यू देख रखी है 814। अगर कट रहा है तो काट दीजिए इसको, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 4 बचा, 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 1 कम 2, यहाँ से 2 3 6 और 2 सच्चे 14 यानी कि 37 आएगा। तो एच क्यूब की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 37 गुणे में 7, और तो कुछ बच नहीं रहा है तो ये आ जाएगी। और हमें बताना क्या है, ऊंचाई बताना है। तो अगर ये ऊंचाई h है तो अगर यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ तो अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ 3 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे मैं इसको इधर लिख देता हूँ तो 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21, 4 हो जाएगा 25, तो 259 क्यूब रूट आ जाएगा। तो यही देखो लिखा हुआ है पहले वाले में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक सजेस्ट, दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस का पैटर्न समझ रहे हैं ना तो टीसीएस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, अगर आप ये समझ गए तो आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों टीसीएस पैटर्न पर आधारित एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, अग्रवाल एग्जाम कार्ड क्वेश्चन बैंक है, जो कि एकदम टीसीएस पैटर्न पर ही आधारित है, टीसीएस पैटर्न पर ही बनाया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए इसका लेवल बताया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें अच्छी बात है कि 3400 से भी ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस पर बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे और काफी हद तक आपकी मदद भी मिल जाएगी। और इसमें चैप्टर वाइज साथ ही साथ लेवल वाइज भी क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक ढंग से दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, टीसीएस पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो 2⁻⁻7 इंटू 2⁻3n+4 इक्वल 2⁻11 डिवाइडेड बाई ऐसे दिया है। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू बताना है क्या होगी। तो सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3n और प्लस का 4, बराबर में देखो यहाँ पर भी पावर है। तो अब मैंने बताया कि डिवाइड जो है जैसे 2⁻11 है और यहाँ पर 2⁵, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे वाला अगर पावर होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, तो कुल मिला के इक्वल में हो जाएगा 6। यहाँ पर लिखेंगे 6। जिसको नहीं पता तो डिवाइड अगर है कहीं पर तो दोनों को पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, घटा दिया करो। 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा। अब देखो 3n लिख लो और माइनस का 7 है और यहाँ पर 4 है, तो माइनस का आ जाएगा 3, बराबर में 6 हो जाएगा। तो 3n बराबर में आ जाएगी 6, प्लस का इधर जाएगा 3 और n की वैल्यू आ जाएगा 6 3 9/3, तो 3 3 का 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में दे के रखा गया है। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि निम्नांकित जो ग्राफ है
ये नीचे लिखा हुआ जो ग्राफ है पूरा, इसके दौरान राजेश की किराने की दुकान से हुई आय को, जितनी भी इनकम हुई है उसको बताया गया है कि राजेश ने कितने पैसे कमाए किस महीने में, और ग्राफ का अध्ययन करें। मान लो इस ग्राफ को देखना है, मई जून जुलाई, मई में इतने कमाए और इसमें कमाए, इस प्रकार से पूरी वैल्यू हजार में, जैसे मई में उसने 35,000 कमाए, फिर जून में 35,000, इस प्रकार से दिया है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आगे कि मई जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय, यानी कि मई जून जुलाई में जितनी भी आय हुई है टोटल, वही अगस्त सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई आय का बताना है अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं मई जून और जुलाई। तो मई जून जुलाई का मतलब मई जून जुलाई, तो 35 35 70 और 70 40 हो जाएगा 115। आपकी जगह 40 नहीं 45 है तो हो जाएगा 115। तो यहाँ पर लिख दो आप 115 लिख दिया। अब कह रहा है यहाँ पर कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर में जो आय हुई है, तो अगस्त में क्या हुई 30, सितंबर में 40, तो 40 30 70, और अक्टूबर में 45, तो इसमें 40 30 70 45, ये भी कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा दोस्तों। तो 115 से 115 कट जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 1:1, यानी कि 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपसे एक बार पहले पूछा हुआ था और आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया था और सही भी दिया था काफी लोगों ने। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं कौन से अनुच्छेद के तहत, तो ये होता है अनुच्छेद 124। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। तो देखो अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक या दो क्वेश्चन अधिकतम आते हैं, इनको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो 87 88 और ऐसे करके लिखा है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पर 87 से 88, फिर 80 और 107, फिर 43 आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया गया होगा। 87 से 88 हुआ है यानी कि 1 जोड़ा गया। अब 88 से 80 हुआ यानी कि माइनस का 8 किया गया। अब 80 से देखो 27 हो गया, इसका मतलब 80 20 यानी कि 27 इसको जोड़ा गया होगा। फिर आगे देखो 107 से 43 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 64, इसका मतलब 64 घटाया गया होगा। तो एक चीज़ यहाँ से पता चलती है कि 1 का क्यूब करेंगे, फिर 2 का क्यूब, ये, और फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। तो आगे बताओ आप क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए। तो एक बार हमने जोड़ा है घटाया है, जोड़ा घटाया, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इसका मतलब 43 में से जो हम जोड़ेंगे वो 5 का क्यूब जोड़ेंगे। तो 5 का क्यूब मतलब 5 25, 5 125, तो 125 आप जोड़ोगे, 5 का क्यूब होता है। तो 5 3 8 और 4 2 6 6 और 1 168 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा अंतिम में लिखा गया है। देखो किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है, यानी कि जो गुलाबी आप देख रहे हो ना, ये बताना है कि यकृत है, सही स्थान को दर्शाती है। तो कुल मिला के कह रहा है कि अगर आपको बॉडी स्ट्रक्चर पता है और ऑर्गन्स पता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो ये बताओ जो यहाँ पर हमारा यकृत होता है यानी कि लीवर होता है, वो किस साइड होता है हमारे उधर के। लेकिन ध्यान देना है कि दिया गया व्यक्ति उस व्यक्ति का मुख आपकी अर्थात पाठक की ओर है, यानी कि आपकी तरफ वो देख रहा है व्यक्ति, ऐसे खड़ा हुआ है। तो आप बताइए कि उसका जो यकृत है वो किस साइड होगा। तो ये दोस्तों हमेशा देखो दाहिनी तरफ होता है, बीचों बीच तो बिल्कुल नहीं होता, बाएं पे नहीं होता, ये दाहिनी तरफ होता है ऐसे करके। तो ये सही है, ये भी देखो इसका बीचों बीच है, ये नहीं होगा। तो तीसरा नंबर का सही है, यहाँ पर होता है, तो आखिर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। देखो जो मेढक होते हैं उसमें फेफड़े जरूर होते हैं, लेकिन फेफड़ों के अलावा भी और भी वो श्वसन कर सकते हैं। त्वचा होती है उनकी, उससे वो सांस ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी की प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम जो होता है क्षेत्रों में कृषि प्रभावित हो जाती है। तो ये कब होती है दोस्तों, ये होती है बाढ़ से जो खनिज समृद्ध तलछट होता है वार्षिक जमाओं को अवरुद्ध करने से हो जाती है। तो ऑप्शन इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सीपीजी को लिखा जाता है पीजीसी, वैसे टीजेएम को लिखा जाता है जेएमटी, यानी कि इन्हीं को उलट दिया गया है। जो पहले लेटर मिलता है उसको सबसे पीछे रख दिया गया है। देखो यहाँ पर पहले वाला सबसे पीछे हो गया है, ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ था पी तो वो हो गया है सबसे बाद में, सबसे पहले हो गया है बीच वाला लेटर। कुल मिला के आपको सी को उठाकर पीछे रख देना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे टी को उठा के पीछे रख दिया, जैसे टी जे एम लिखा है तो टी को उठा लाओ, तो टी पीछे हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा एम जे, तो जे एम टी ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यू को उठा के हम लिख देंगे सबसे पीछे, तो क्या हो जाएगा क्यू के यू, तो ये तो सही है।
अगला चेक करो एक बार, जब यू को उठा के ले आएंगे पीछे तो पहली बात वी तो आएगा नहीं, कुछ अलग आ गया है। इसको उठा के लाएंगे पीछे, यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है, लेकिन क्यू के वही रहेगा, तो ये के क्यू लिखा है ना कि क्यू के। तो बस ये पहला ही उत्तर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना आसानी से कर लिया आपने। अच्छा आप लोग बताइए कि ABCD के जो लेटर होता है उसमें से टी टी कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4 में टी कौन से नंबर पे आता है अगर हम ABCD को लिखें स्टार्टिंग से। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। देखो एक पंक्ति है ऐसे और इधर की तरफ सारे लोग मुंह किए हुए हैं, 7 लोग हैं। ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। इस प्रकार से उनका पैटर्न देख रखा है, हमें बताना है कि इनका सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का, 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हो गए। अब यहाँ पर हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जो या तो सबसे किनारे पर बाएं बैठा हो या तो दाएं बैठा हो या फिर कुछ फिक्स दे के रखा हो, उसको हम सबसे पहले रखेंगे। तो ई और आई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, तो अभी फिक्स नहीं कह सकते, तो इसलिए इसको छोड़ेंगे। आगे कह रहा है जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। हाँ ये बात फिक्स कह दिया कि जे जो बैठा है उसके दाहिने ओर 2 व्यक्ति हैं। तो अगर मैं कहता हूँ जे यहाँ पर है तो इसके दाहिने ओर एक यहाँ कोई बैठा होगा, एक यहाँ कोई बैठा होगा। आगे कह रहा है कि ई जो है जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है ई, तो बाईं ओर तीसरा यानी कि बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर ई बैठा होगा। ये बात फिक्स हो गई। अब आगे देखो यहाँ पर ई और आई के बीच में 3 व्यक्ति थे, ई आई के बीच में 3 व्यक्ति, तो अगर मैं आई को यहाँ रख देता हूँ तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट तो यही है। आगे देखो यहाँ पर कह रहा है एच ई और जी के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ एच जो है वो ई और जी के बगल में बैठा है, तो हो सकता है यहाँ पर ये कह दिया जाए कि एच यहाँ पर हो जाए और जी यहाँ पर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई देखो ना एच ई और जी के बगल में, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर कह रहा है जो के है वो ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब है के बच रहा था तो के यहाँ तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके बगल में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इनको उल्टा लिखेंगे, जो भी हमने इनको बैठाला हुआ है। कैसे बैठाला है यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब है के यहाँ पर अगर मैं बैठा देता हूँ इस जगह पर, तो ई के बगल में नहीं बैठा है के। अब कह रहा है एच जो है ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, तो एक को इधर कर देते हैं, एच जो है ई और, तो देखो एच को यहाँ पर हमने बैठा दिया और यहाँ पर कह रहा था जी, तो जी यहाँ पर बैठा दिया, तो एच जो हमारा हो गया दोस्तों ई और जी के बगल में। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर के ई के बगल में नहीं, तो के तो यहाँ पर नहीं होने सकता, लेकिन के यहाँ पर जरूर हो सकता है। तो बचा कौन सा, यहाँ देख लो, लेकिन पूछा है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में यानी कि 3 यहाँ से हटा दो, अब 3 यहाँ से हटा दो, तो जी बैठा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी? ठीक है देखते हैं भाई इसको। देखो इसकी आप एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, यहाँ पर होता है n1 की पावर t2 और इक्वल में n2 की पावर होता है t1। n1 का मतलब पहली बार जितना गुना हो रहा है, जैसे यहाँ पर करा है 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो 3 गुना मतलब n1 की वैल्यू 3 है। दूसरा टाइम 10 साल पहला n1 हो गया और 9 गुना यानी कि कहा जा रहा है कितने वर्ष में, तो हमें नहीं पता, तो मान लो 1 साल में। और n2 पहले बार हो रहा है 3 गुना, दूसरी बार हो रहा है 9 गुना, तो ये n2 है दूसरी बार का, तो 9, और t1 मतलब पहला टाइम, तो पहला टाइम 10 साल, दूसरा बताना है, तो इसको लिख दो आप 10 हो जाएगा। तो 3 की पावर x बराबर, और यहाँ पर 9 है तो 3 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 10, तो ये 2 बाहर जाएगा तो गुणे में 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर x बराबर में 3 की पावर 20 हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 कटेगा तो x की पावर आ जाएगा यहाँ पर 20, समझ गए आप? तो x की पावर 20 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 20 साल में हो जाएगी इतने गुना, 9 गुना जो पूछा जा रहा है। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है? तो देखो विक्रेता की रुचि और पसंद, माल की कीमत, भविष्य में कीमत में बदलाव की उम्मीद और उपभोक्ता की आय, ऐसे पूछा जा रहा है। दोस्तों विक्रेता की जो रुचि होती है इसमें से वो एक मांग निर्धारक नहीं है, तो ऑप्शन इसका पहला करेक्ट आंसर। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार डैश प्रत्येक डैश तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। तो देखो दोस्तों अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा, यानी कि 1 से रिपीट होने के बाद ये 8 वाला मैच करेगा 1 का 8 में, फिर आगे रिपीट करेगी। जैसे सारे गामा आप संगीत के स्वर रिपीट होते हैं, वैसे यहाँ पर
पहले और 8वें तत्व के जो गुणधर्म है वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर 8वां ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके पहले वाले जो न्यूलैंड ने स्टक सिद्धांत दिया था, टोबे राइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पीरियोडिक टेबल एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं खुद ही एक स्पेशल क्लास लेकर पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूँगा। साथियों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से लिखा होगा अगला पार्ट, क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लिंक नीचे है, क्लिक करिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।